जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा था, कमेंट्स में भी आ रहा था, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर बिना कोचिंग कैसे होगा सिलेक्शन, सर हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर हमने पिछली बार कोचिंग कर ली, हम दोबारा कोचिंग नहीं कर सकते, हम किताबों से कैसे पढ़ें, या सिर्फ किताबों से या नोट्स से, या फिर यूट्यूब चैनल या फिर कोई यूट्यूब पर टीचर फॉलो करके हम कैसे सिलेक्शन लें, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना कोचिंग कैसे होगा सिलेक्शन, आज अपने वीडियो का टॉपिक रहने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है ना, जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है वहाँ तक, प्रत्येक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। ठीक है ना, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, बिना कोचिंग का मतलब है ना तो अपन यहाँ किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार किसी भी प्रकार की कोचिंग की कोई बात यहाँ नहीं करने वाले हैं। आज अपन बात करने वाले हैं सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी में भी क्या क्या इंक्लूड होगा वो भी सुन लीजिए। एक तो बुक, नोट्स और यूट्यूब चैनल। ठीक है ना, यूट्यूब चैनल या यूट्यूब पर कोई आपका टीचर है, आपने देख रखा हो, सर्च कर रखा हो वो। ठीक है ना, बुक, नोट्स और यूट्यूब। ठीक है, अब किसी के पास में हो सकता है बुक ही हो केवल, नोट्स नहीं हो, और किसी के पास हो सकता हो कि किसी कोचिंग के नोट्स हो और यूट्यूब चैनल हो। तो तीनों में से दो चीज़ किसी के पास भी हो सकती है। अब देखो, सबसे पहले मैं अंतर बता दूं किसी कोचिंग में या सेल्फ स्टडी में। देखो, कोचिंग में क्या है, सारा जो कंटेंट है वो एक जगह मिल जाता है। सारा कंटेंट क्या मिल जाता है अपने को, एक जगह। सभी सब्जेक्ट के कंटेंट, सभी सब्जेक्ट के वीडियो, सभी सब्जेक्ट के PYQ क्वेश्चंस वगैरह सब एक जगह एक ऐप के अंदर अपने को क्या होता है, मिल जाता है। यूट्यूब पर क्या है, या फिर अपन सेल्फ पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ इतना सा है कि अपने को चीज़ें खोजनी पड़ती है। जैसे मान लो यूट्यूब पर आपको कोई चीज़, बुक में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो आप उसको यूट्यूब पर देखेंगे तो 101 से 2 वीडियो देखेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि यार ये टीचर बेस्ट है, मैं इससे पढ़ूंगा। तो आपको यहाँ चीज़ें खोजनी पड़ती है, आपको यहाँ चीज़ें अपने सारी बटोर के एक जगह लानी पड़ती है, तब जाके आपके पास में कंटेंट या चीज़ें तैयार होती है। यहाँ सब कुछ पका पकाया मसाला सब कुछ पहले से ही तैयार मिलता है, सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, अपनी थाली में उसको परोसना पड़ता है। यहाँ क्या करना पड़ता है, यहाँ चीज़ें भी अपने को तैयार करनी पड़ती है और अपनी थाली में भी अपने को ही परोसनी पड़ती है। ठीक है, अब बिना कोचिंग, बिना किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं चीज़ें आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो, सबसे जो पहली चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है ना, वो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको खुद के ऊपर विश्वास, आपको औरों से ज़्यादा, यानी जिसके पास ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स है उनसे भी ज़्यादा आपको विश्वास चाहिए खुद पर कि मेरा सिलेक्शन मैं आराम से बिना कोचिंग, बिना किसी भी कहीं जगह पैसे लगाए, बिना सेल्फ स्टडी के मैं आराम से यहाँ कर सकता हूँ, सिलेक्शन मेरा ले सकता हूँ। दूसरी चीज़, आपको अपनी मेहनत पर क्या रखना है, विश्वास रखना है। किससे ज़्यादा रखना है मेहनत पर विश्वास, किस्मत से ज़्यादा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम तो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, हम तो किताब से पढ़ रहे हैं, क्या पता हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट लाइब्रेरी में दिख जाएंगे जो कलाम का, उत्कर्ष का, बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंगों के कोर्स ले रखे हैं। तो जो खुद सेल्फ पढ़ रहा है उसको क्या लगता है कि देखते हैं यार, तैयारी तो कर लेते हैं, अगर किस्मत में होगी तो हो जाएगा, बाकी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले तो ये सोच जो है ना कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा, सबसे पहले तो इसको ख़त्म करो। क्योंकि ये जो कोचिंगें वगैरह हैं ये अभी 5-10 साल से आई है, इससे पहले कुछ नहीं था, सब सेल्फ स्टडी करते थे। सब तो नहीं, मैं कहूँगा कि 70-80% लोग सेल्फ स्टडी ही करते थे और सिलेक्शन लेते थे। आज कोचिंग आ गई है मार्केट में, यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीज़ें आ गई है, इसलिए अपने को लगता है कि बिना कोचिंग नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं, इसके अलावा आप अगर खुद की तुलना जो अगर करते हैं वो स्वयं से करते हैं, ठीक है ना, अगर आप अपनी तुलना, क्योंकि कभी कभी होता है कि लाइब्रेरी में अपन पढ़ रहे हैं, अपने टेस्ट में कम नंबर आ गए, पास वाले के ज़्यादा आ गए। हो सकता है यार पास वाला बहुत सालों से पढ़ रहा हो, आप कब से पढ़ रहे हैं ये आपको पता है, आपकी तैयारी कितनी की ये भी आपको पता है, तो आपकी तुलना आप स्वयं से करी है। ठीक है ना, औरों से तुलना आपको नहीं करनी है। तो ध्यान रखने योग्य बात ये है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है सोच की। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो सोच की है कि सोच ऐसी रखनी है कि मैं तो सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन लेकर बताऊंगा। ठीक है ना, यही आपको सोच रखनी है। अब आते हैं, ध्यान रखने योग्य बातें हो गई अपनी कंप्लीट। अब अपन आते हैं मेन चीज़ पर कि अपने को करना क्या होता है, क्या क्या कैसे कैसे मैनेज करनी होती है चीज़ें। देखो, अपने पास में हो सकती है कोई बुक हो, अपने पास में हो सकता है नोट्स हो, और अपने पास में कोई यूट्यूब चैनल या यूट्यूब पर कोई टीचर आपने देख रखा हो कि मैं इससे समझूंगा इस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर चीज़। ठीक है ना, अब देखो बुक क्या होती है, बुक क्या है, जैसे बुक का क्या पैटर्न होता है। बुक तो पहली चीज़ तो मोटी होती है, बुक क्या होती है, मोटी, तो देखते हैं अपने को नींद आने लग जाती है। ठीक है ना, आलस आने लग जाते हैं। उसका एक कारण है,
उसका कारण है जल्दबाजी। उसका कारण क्या है? जल्दबाजी। जब आप बुक के 2 से 3 पेज पढ़ोगे तो आपके 1.5 से 2 घंटे जाएंगे। तो आपको क्या लगेगा कि 1.5 से 2 घंटे पढ़ाई की और सिर्फ मेरे 2 से 3 पेज ही कंप्लीट हुए। मैं ये कहता हूँ ये 2 से 3 पेज जिसने नोट्स बनाए हैं कोचिंग से, ये उसके 10 पेजों के बराबर है। आपके बुक के 2 से 3 पेज इधर 10 पेजों के बराबर है, ठीक है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। समझ में आ गई क्या? आलस आएगा, इस आलस को भगाना है। कैसे भगाना है? जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से धैर्य के साथ में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। धैर्य के साथ में आपको पढ़ना है और अनुशासन के साथ में पढ़ना है, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ सेल्फ अपन पढ़ते हैं ना, वहाँ अनुशासन नहीं बन पाता है। अनुशासन अपने को बनाना ही बनाना है खुद का, डेली टारगेट सेट करके, डेली टाइम टेबल सेट करके, और पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ठीक है ना। तो जल्दबाजी अपने को नहीं करनी। अब अपन आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। देखो अपने पास में क्या होगी, प्रत्येक सब्जेक्ट की क्या होगी, एक किताब होगी। प्रत्येक सब्जेक्ट की क्या होगी, एक किताब होगी, और एक ही किताब लानी है, अलग अलग किताबें, अलग अलग नोट्स नहीं लाने। एक किताब को आधार बना के चलना है, और एक किताब होगी अपने पास में PYQ की, ठीक है ना। ये 2 चीज़ अपने पास में होगी। इन दोनों चीज़ों से अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पढ़ के अपन क्या करेंगे, चीज़ों पर समझ बनाएंगे। समझ का मतलब है, समझ बनाने वाला जो सबसे बड़ा विषय है वो है साइकोलॉजी, ठीक है ना। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इन चीज़ों पे भी कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो समझने पर, या फिर कोई टीचर अपने को समझाता है तो बहुत अच्छे तरीके से ईजी वे में समझ में आ जाता है। तो अपन पढ़ेंगे तो अपने को क्या आएगी, समझ में आएगी चीज़ें। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो अपने को समझ में नहीं आएंगे, या फिर बार बार पढ़ने पर भी अपने को उसमें कुछ ना कुछ डाउट हमेशा रह जाता है। तो अपन फिर कहाँ जाएंगे? यूट्यूब पर जाएंगे। अपन कहाँ जाएंगे? यूट्यूब पर उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है ना। देखो YouTube पर कौन सा टीचर, कौन सा चैनल और कौन सी किताबें आपको काम में लेनी है, इसका इसी वीडियो में लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन सी किताबें किस किस सब्जेक्ट के लिए आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़, कौन कौन सा यूट्यूब चैनल या यूट्यूब में कौन कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो समझ में नहीं आ रही तो आप कहाँ जाओगे? यूट्यूब पर समझ के वापस कहाँ जाओगे? बुक पर। मतलब बुक में से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब से वापस कहाँ जाओगे? बुक पर। भाई दोबारा बुक पर जाके उसको समझोगे भी तो सही ना चीज़ को। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, मान लो बुक में से, वो चाहे 4 पेज का हो, चाहे 5 पेज का हो, चाहे 10 पेज का हो, फिर आपको क्या करना है, उसके PYQ करने हैं, ठीक है ना। ये जो PYQ वाली बुक बताई थी मैंने, इसमें से आपको लगभग 50 से 100 PYQ करने हैं। और जो गलत क्वेश्चन आपके होते हैं उनका क्या करना है आपको, एनालिसिस। ये सब चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आपको इससे ये समझ जाना चाहिए कि सिलेक्शन का आधार जो है यही चीज़ है, एनालिसिस, रिवीजन, PYQ क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आपको एनालिसिस करना है। अब आपके जो गलत क्वेश्चन होंगे, हो सकता है वो 3 प्रकार से गलत हो। कौन कौन से? हो सकता है स्वयं की गलती से गलत हो गए हो, आपने पढ़ने में गलती कर दी, ठीक है ना। हो सकता है कोई चीज़ आपको इतने अच्छे से याद नहीं हो आपके नोट्सों में से, तो वो क्वेश्चन गलत हो गया हो। तो स्वयं की गलती से जो सवाल गलत होता है उसको आपको उस गलती सुधारनी है, आपको रिवीजन करना है बार बार, ठीक है ना। और दूसरी गलती होती है क्वेश्चन गलत होने की, वो तुक्का। मान लो 2 ऑप्शन तो अपन ने काट दिए, अब ऊपर वाले 2 ऑप्शन बच रहे हैं, इन 2 ऑप्शनों में से अपन ने क्या कर दिया, तुक्का लगा दिया, और अपन ने सोच लिया कि देखते हैं कि ये सही होता है गलत होता है। और तीसरे जो टाइप के क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो है कि अपन ने अटेम्प्ट ही नहीं किया उन क्वेश्चनों को। क्या नहीं किया? अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि आपके माइनस मार्किंग है तो आप पूरे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो हो सकता है आपने अटेम्प्ट नहीं, जो अटेम्प्ट नहीं किए और जिन्हों पर आपने तुक्का मारा है उनकी आपको एक अलग नोटबुक बना लेनी है जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, ठीक है ना। अलग नोटबुक बनाने का फ़ायदा क्या है? अलग नोटबुक बनाने का फ़ायदा ये है कि आप अपनी गलतियों का भी आपके पास में लेखा जोखा है कि मेरी ये गलतियाँ इन क्वेश्चंस में हुई है और मुझे इनको सुधारना है। समझ में आ गई क्या? अब दूसरी चीज़, एक नोटबुक और बनानी है। मैंने यहाँ 2 लिख रहे हैं तो 2 नोटबुक, एक नोटबुक तो गलत क्वेश्चंस की, एक नोटबुक बनानी है आपको। जैसे मान लो आप किताब में से कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आप बार बार उस टॉपिक को पढ़ रहे हो, फिर भी वो आपको याद नहीं हो रहा, या फिर भी वो आपको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है 2 से 4 लाइनें ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है, याद नहीं हो रहा। उन 204 लाइनों को शॉर्ट तरीके से आप किस में उतार सकते हो? इस नोटबुक में उतार सकते हो। इसके अलावा कोई फैक्ट हो सकता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई सन याद नहीं हो रहा हो किसी भी युद्ध का, या किसी भी जन्म मृत्यु से रिलेटेड आपको कोई भी सन अगर याद नहीं हो रहा तो आप उसको भी उतार सकते हैं। युद्ध की डेट अगर आपको याद नहीं हो रही, युद्ध याद नहीं हो रही, क्योंकि जब आप राजवंश पढ़ोगे, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत सारे युद्ध आएंगे, तो बहुत सारे युद्ध में अपन कन्फ्यूज रहते हैं, तो कन्फ्यूज रहने नहीं रहें इसलिए अपन ईजी वे में उन चीज़ों को एक नोटबुक में उतार सकते हैं। लेकिन उतारने का मतलब ये नहीं है कि इस पूरी किताब की आप अलग नोटबुक बना लो और किताब जितनी भर दो उसको भी नहीं। अगर आप 5 से 10 पेज 20 पेज किताबें पढ़ रहे हैं तो 1 से 2 पेज आपका उस नोटबुक का भरना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मेरे तो सिर्फ ये टॉपिकों में
दिक्कत है। उसके अलावा अगर आपको नोटबुक नहीं बनानी तो आप हाईलाइट भी कर सकते हो उन चीज़ों को उसी नोटबुक में, ठीक है। हाईलाइटर आपके पास में होना चाहिए, जैसे मैंने ये कर रखा है ना, वैसे आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब हाईलाइट करने का मतलब ये नहीं है कि पूरी कॉपी को आप रंग दो, ठीक है ना, इस कलर से पूरी कॉपी को रंग दो। जो टॉपिक, जो चीज़, जो लाइन, जो परिभाषा आपको इंपॉर्टेंट लगती है, आपको लगता है कि मुझे ये याद करने में दिक्कत दे रही है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। क्योंकि जब आप सेकंड बार में जब रिवीजन करोगे उसी किताब का या उसी पेज का, तब आपको सिर्फ हाईलाइट की हुई चीज़ों का रिवीजन करना है, या फिर इन हाईलाइट की हुई चीज़ों को ज़्यादा गौर से देखना है, ज़्यादा अधिक टाइम इनको देना है। समझ में आ गई क्या? तो ये तो था एक बुक को पढ़ने का तरीका, कि आपके पास में एक बुक होगी, बुक पे आपको क्या बनानी है, समझ बनानी है। समझ किसी टॉपिक पर नहीं बन पाती है तो आप कहाँ जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब के चैनल और बुक मैं अभी बता दूंगा आपको। उसके बाद वापस कहाँ होगे, आप बुक पे आओगे, बुक पे आओगे तो आपकी क्या बन जाएगी, समझ बन जाएगी। जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको PYQ करने हैं, गलत क्वेश्चनों का एनालिसिस करना है। गलत क्वेश्चन 3 प्रकार से हो सकते हैं, इन दोनों प्रकार के क्वेश्चन जो गलत होते हैं उनको आप अलग नोटबुक में मेंटेन करोगे। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो उसकी भी आप अलग नोटबुक मेंटेन करोगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, बुक को याद करने का तरीका, पढ़ने का तरीका बताया मैंने अभी पिछले वाले पेज में, इसमें क्या बताऊंगा मैं आपको, याद करने का तरीका। क्योंकि आप बुक से पढ़ रहे हो, है ना, बुक से पढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने। क्योंकि जो इंसान ने कोचिंग ले रखी है, जिसने ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है, वो तो क्या है, यूट्यूब सॉरी ऐप के माध्यम से, ऐप में जितने भी वीडियोज़ है उसके माध्यम से चीज़ों पर समझ बना सकता है, समझ सकता है, देख सकता है, ठीक है। लेकिन अपन सब चीज़ें नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपने पढ़ी हुई होती है, बहुत सारी चीज़ें अपन खुद भी पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं। तो इसलिए बुक को कैसे याद करते हैं, बुक को याद करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, पहली बार में पूरी किताब याद नहीं होगी, ये चीज़ मैं पहली बार ही बता देता हूँ आपको। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं पहली बार में, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर उनको लगता है कि ये जो मैंने 4-5 पेज पढ़े या कोई टॉपिक पढ़ा, साला पढ़ा तो वही मैंने, लेकिन मेरे क्वेश्चन फिर भी गलत हो गए। क्यों? मैं फिर बता रहा हूँ, पहली बार में कोई भी बुक आपको याद नहीं होगी। कम से कम आपको 4 से 5 बार उस बुक का रिविज़न जब आपका हो जाएगा 5 से 6 महीने में या 6 से 8 महीने में, तब जाके आपको चीज़ें माइंड में आपके बैठने लगेगी, और तब भी पूरी चीज़ें नहीं बैठेगी, 70 से 80% ही बैठेगी, ठीक है। बाकी 20% 30% कैसे बैठेगी वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि डेली टारगेट बनाकर पढ़ना है। चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप नोट्सों से पढ़ रहे हो, इसके अलावा भी कोई और तरीका है पढ़ने का, अगर आप उससे पढ़ रहे हैं, आपको डेली टारगेट बनाना कंपलसरी है। सिलेक्शन का यही रास्ता है, ठीक है ना। सिलेक्शन की पहली सीढ़ी है डेली टारगेट बनाकर पढ़ना। डेली टारगेट कैसे बनाते हैं, इस पर मैंने एक पूरा विस्तृत वीडियो बना रखा है, उसको जाओ और देखो, आपको पूरा समझ में आएगा कि डेली टारगेट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। टारगेट किस हिसाब से बनाना है, टाइम के हिसाब से नहीं बनाना टारगेट। टाइम के हिसाब से मतलब कि आज मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, हिस्ट्री में कोई टॉपिक पढ़ूंगा तो मैं उसको 3 घंटे दूंगा या 4 घंटे पढ़ूंगा। मैं घंटे के हिसाब से कभी नहीं पढ़ना, टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है। आज जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपने राजवंश टॉपिक है, और राजवंश टॉपिक के अंदर भी आपने ले लिया चौहान वंश, और आपने डिसाइड कर लिया है कि आज मैं चौहान वंश पढ़ूंगा और मैं चौहान वंश टॉपिक को क्लियर करूंगा। जितने भी इसमें चौहान वंश के राजा महाराजा युद्ध वगैरह जो भी हैं, आज मुझे उनको 2 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, मुझे उनको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको करनी है। तो ये 2 चीज़ें तो है ध्यान देने योग्य। अब मैं आपको बताऊंगा याद करने का तरीका, याद कैसे होती है बुक, ठीक है। याद करने के लिए 2 चीज़ आपको माइंड में रखनी है। एक तो होता है एक्टिव रीडिंग, एक होता है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रीडिंग क्या होती है, जैसे मैंने कोई पेज पढ़ा बुक का, एक पेज पढ़ लिया, ठीक है। एक पेज पढ़ने के बाद में मैंने बुक क्या कर दी, बंद कर दी, और जो वो उस एक पेज में मैंने जो पढ़ा, जो भी याद किया, उसको मैं बुक बंद करने के बाद में मनी मन क्या करूँगा, याद करूँगा, या मैं मनी मन उसको क्या करूँगा, बोलूँगा कि पहली लाइन में क्या लिखा हुआ था, दूसरे में क्या थी, परिभाषा लिखी हुई तो क्या थी परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की थी, कैसे चीज़ें थी, ठीक है। और स्वयं को समझाऊँगा, मैं स्वयं को भी समझा सकते हैं। कभी कभी अपन मनी मन पढ़ते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं। जैसे अपन किसी बच्चे को, सामने अपने कोई बच्चा बैठा उसको समझा रहे हैं, इसी प्रकार अपन अपने को भी समझा सकते हैं, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि एक पेज कंप्लीट होने पर ही आप ये चीज़ करें। 5 लाइनें कंप्लीट हो गई, बुक बंद कर दो, वापस यही चीज़ कर दो। 10 लाइनें कंप्लीट हो गई, वापस बुक बंद कर दो, वापस यही चीज़ करो। एक पेज कंप्लीट हो गया, वापस यही चीज़ करो, ठीक है ना। मान लो आप दूसरे पेज पे आ गए, तो अब आपको पहला और दूसरा दोनों पेज मनी मन के अंदर याद होना
चाहिए। इसे क्या कहते हैं, एक्टिव रीडिंग। बुक बंद करके मनी मन पढ़ने को क्या कहते हैं, एक्टिव रीडिंग कहते हैं। एक होता है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल किसे कहते हैं, मान लो आप पढ़ रहे हैं अधिगम की विशेषताएं पढ़ रहे हैं आप, मान लो अधिगम की 5 विशेषताएं किताब में दे रखी है या फिर आपके नोट्सों में दे रखी है। अब आप इनको पढ़ने के बाद में आपको याद हो गई, याद होने के बाद में आपने बुक बंद करी, बुक बंद करने के बाद में मनी मन आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि मुझे तो 4 ही याद आई, एक याद नहीं आई विशेषता, आप भूल गए, आपको याद ही नहीं आ रही है। आप वापस क्या करोगे, अपनी उस बुक को क्या करोगे, खोलोगे, अपनी बुक को खोलोगे, ओपन करोगे और वापस देखोगे कि 5वीं विशेषता क्या थी, तो तुरंत आपके माइंड में वो चीज़ आ जाएगी, अच्छा भाई ये 5वीं विशेषता ये थी, और आप दोबारा उसको अब कभी नहीं भूलोगे। इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। मतलब आप जब दोबारा वापस किताब खोल के देखते हैं कोई चीज़ जो आपको भूल गए हैं, याद नहीं आ रही है, उसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। और आप मनी मन पढ़ते हैं, मनी मन वापस स्वयं को समझाते हैं कोई चीज़, उसको कहते हैं एक्टिव रीडिंग। ये दोनों चीज़ें बुक पढ़ने वाले इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मोटी से मोटी बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप छोटी से छोटी बुक पढ़ रहे हो, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक बुक को याद करने के लिए, ठीक है ना। अब बुक पढ़ तो ली, चीज़ें याद भी हो रही है आपको, सर रिवीजन कैसे करें, जैसे आज पढ़ा तो उसको कैसे रिवीजन करें, या फिर 6 दिन तक हम लगातार पढ़ रहे हैं तो उस 6 दिन का रिवीजन कैसे करें। देखो, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने उस टॉपिक पर क्या बना ली, समझ बना ली, पीवाईक्यू कर लिया, एनालिसिस भी आपने कर लिया आज, मान लो आज। अब जब आप नेक्स्ट डे अगले दिन लाइब्रेरी में जाओगे, लाइब्रेरी में आप जाओगे तो 15 से 20 मिनट आप क्या करोगे, इस जो टॉपिक है आपका उसको उठा के देखोगे, वापस उसका रिवीजन करोगे 15 से 20 मिनट में। और 15 से 20 मिनट मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अपन कल पढ़ी है अपन ने, तो उसका रिवीजन करने में अपने को 15 से 20 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि हैंड टू हैंड अपने को बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। जो चीज़ें याद नहीं होती है, जो परेशानी पैदा करती है, उनके लिए 15 से 20 मिनट खूब है। इन 15 से 20 मिनट में 5-10 मिनट और लग जाएंगे भले ही, लेकिन जो क्वेश्चन गलत हुए उनको भी एक बार आप देख लेना, ठीक है। ये तो हो गया डेली रिवीजन। डेली रिवीजन का मतलब होता है एक दिन पहले का, मतलब आज जो मैंने पढ़ा उसका रिवीजन मैं कल करूँगा, कल जो मैंने पढ़ा उसका रिवीजन मैं परसों करूँगा, सुबह जाके लाइब्रेरी में सबसे पहले, ठीक है। ये तो हो गया डेली रिवीजन के हिसाब से। अब मैं ये कहता हूँ, जैसे आपने सोमवार से आपने शनिवार तक क्या किया, पढ़ लिया। अब ये इसका रिवीजन कब करना है, इसका रिवीजन करना है आपको संडे को। इसका रिवीजन कब करना है आपको, संडे को करना है। 6 दिन का पढ़ा हुआ, इसका रिवीजन कब करोगे आप, संडे को करोगे। मान लो 6 दिन में आपने 25 से 30 पेज पढ़ लिए, मान लो हिस्ट्री के उस किताब में, तो उस किताब में उस 30 पेजों का रिवीजन करना है आपको संडे के दिन। संडे के दिन फिर कह रहा हूँ, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है ना। अब फिर रिवीजन कब करना है, 7 दिन के बाद में, 15 दिन बाद करना है। 15 दिन के बाद में कब करना है, 30 दिन बाद में करना है। ऐसे पढ़ोगे ना आप तो ऑटोमेटिक आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब ये किताब मेरे को जो शुरुआत में बहुत कठिन लगती थी और अब मुझे ये किताब बहुत आसान लगती है। और इस किताब का मैं जो पेज खोलता हूँ, पेज खोलते ही मुझे पता लग जाता है कि इस पेज पर क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये कब होगा, जब आप रिवीजन करेंगे। और कितनी बार करेंगे, अनलिमिटेड बार। कितनी बार करेंगे, अनलिमिटेड। कोई रिवीजन का कोई ऐसा नहीं है कितनी बार करना है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हो गई रिवीजन करने का, मैंने बता दिया। आपको साथ साथ पीवाईक्यू एमसीक्यू भी करनी है ना। जब जब आप रिवीजन का दिन रखोगे, आपको लगता है कि आज तो मैं जितना भी पढ़ा मैंने पिछले 1-2 महीने में उसका रिवीजन करूंगा बैठ के, तो आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चंस करने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा लाभ क्या है, स्वयं की तैयारी को जाँचने का अपने को क्या मिलता है, समय मिलता है, टाइम मिलता है। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। मान लो मैंने इतनी सारी जो चीज़ें बताई, पिछले पेज में भी जो चीज़ें बताई, आप उस पर काम तो कर रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो। आपने, मैंने बताया सर 7 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में, उस हिसाब से आप रिवीजन भी कर रहे हो। लेकिन ये सब चीज़ें करते हुए आपके दिमाग में चीज़ें कितनी बनी हुई है, उन चीज़ों को पता लगाने के लिए अपने को क्या करना है, पीवाईक्यू और एमसीक्यू करना है। इससे अपनी तैयारी को अपन क्या करते हैं, जांचते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। समझ में आ गई क्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, अब मान लो मैं ये मानता हूँ कि आपको मैंने किताब पढ़ने का तरीका बता दिया, कैसे क्या पढ़ना है। अब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि सिलेबस आपने इस हिसाब से कंप्लीट कर लिया 6 से 8 महीने में। सिलेबस क्या कर लिया आपने, 6 से 8 महीने में। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब क्या है, मतलब है कम से कम 4 से 5 बार आपने रिवीजन कर लिया उस किताब का, प्रत्येक किताब का, प्रत्येक सब्जेक्ट किताब का। आपने टॉपिक वाइज 100-200 क्वेश्चन भी कर लिए प्रत्येक टॉपिक के। आपने गलत क्वेश्चनों का एनालिसिस भी कर लिया और गलत क्वेश्चनों की आपने क्या की, एक नोटबुक भी बना लिया आपने, ठीक है ना। तो आपने बुक कंप्लीट कर ली, पीवाईक्यू की बुक कंप्लीट कर ली और समझ बना ली चीज़ों पर। इसको मैं मान रहा हूँ 6 से 8 महीने का कोर्स कंप्लीट होना, ठीक है ना, या फिर सिलेबस कंप्लीट होना। ये कंप्लीट जब आपको लगेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तब भी आपको माइंड में सिर्फ 70 से 80% चीज़ें ही माइंड में रहेगी। सर ये 20 से 30% का क्या करें, ये 20 से 30% अब क्लियर होगी यहाँ से।
ठीक है ना। अब क्या चालू कर देना है आपको 6 महीने बाद या 8 महीने बाद, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, आपको चालू कर देना है टेस्ट। क्या चालू कर दोगे आप? टेस्ट। और टेस्ट भी कौन सा? फुल टेस्ट। कोई टास्क बेस्ड टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, फुल टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। और उस फुल टेस्ट का आपको टेस्ट देने के बाद में क्या करना है? एनालिसिस। उस एनालिसिस में जो भी कमियाँ आपको पता लगती है, ठीक है ना, जो भी कमियां आपको पता लगती है, उन कमियों पर आपको क्या करना है? काम करना है। उन कमियों पर आपको क्या करना है? काम करना है। काम कैसे करोगे? हो सकता है आपको और रिवीजन करना है, अभी हो सकता है चीज़ों पर आपको और समझ बनानी हो सकता है आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन कम करे हो, किसी टॉपिक के और करने हैं, है ना। आप हो सकता है गलत क्वेश्चन की जो नोटबुक है उसको नहीं पढ़ रहे हो टाइम टू टाइम, आप सिर्फ उसको लिख रहे हो और रख देते हो, उसको भी पढ़ना है। PY के जो गलत हुए थे उसको भी पढ़ना है आपको, ठीक है। ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद की कहानी है। और सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब कभी भी ये मत समझ लेना कि अब मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, मेरा अगले पेपर आज ही दिलवा लो, नहीं। सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब है कि जो पूरा सिलेबस था उस पर आपने समझ बना ली है, समझ में आपको चीज़ें आ चुकी है। अब आपको असली खेल अब है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन, टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन, टेस्ट और एनालिसिस करना है, ठीक है। और इसी के माध्यम से आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। सबसे समझ में आ गया। अब लास्ट में आपको मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट थिंग्स, और फिर इसके बाद में आपको मैं यूट्यूब चैनल और बुक्स लिस्ट बताऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या क्या है? सबसे बड़ी गलती क्या करोगे? अब आप समझ लेना इधर। आप बुक लाओगे बहुत सारी, ये गलती करोगे आप, तो आपको बुक केवल और केवल कितनी लानी है? एक। आपके पास में जो भी है सिर्फ और सिर्फ उसी पर विश्वास रखना है आपको, ठीक है ना। जो भी टेस्ट सीरीज है उसी पे विश्वास रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा यूट्यूब पे अपन क्या करते हैं? बहुत सारे टीचर्स को फॉलो कर लेते हैं। धीर सिंह दाबाई की भी क्लास देख ली, कन्या सर की भी देख ली, उत्कर्ष पे कोई पढ़ा रहा है साइकोलॉजी, उसकी भी देख ली, सबकी देख ली, और फिर अपन कंफ्यूज होने में लग रहे हैं कि उस सर ने 5 लाइनें लिखाई, इन सर ने 2 ही लाइनें लिखाई। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, एक टीचर को फॉलो करना है। समझ में आ गई क्या? प्रत्येक संडे आपको क्या करना है? प्रत्येक संडे आपको केवल रिवीजन के लिए रखना है। किसके लिए रखना है? रिवीजन के लिए रखना है। संडे को कोई भी नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट देना है रेगुलर आपको। अगर आपका कोर्स या सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट आप शुरुआत में देने लग जाओ, और फिर जैसे जैसे अपना टाइम पास में आता है वैसे वैसे टेस्टों की जो संख्या है वो बढ़ाते जाओ। समझ में आ गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिवीजन सर कितनी बार करें? अनलिमिटेड। रिवीजन करने का कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड करो, अनलिमिटेड क्वेश्चंस करो। लिमिट में क्या है? लिमिट में है कंटेंट आपको लिमिटेड रखना है। डेली टारगेट बना के पढ़ाई करनी है। पिछले एग्ज़ाम अगर आपने दिया हुआ हो उसमें जो गलतियाँ, उसमें जो कमियाँ आपके अंदर रह गई है, उन कमियों को क्या करना है? दूर करना है। एक्टिव रीडिंग, एक्टिव रिकॉल, इन 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि किताब इसी से याद होगी आपको। किताब से दूसरी किताब नहीं बनानी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हो सकता है आप नोटबुक बना लो और उस नोटबुक में उतारते जा रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब इतनी मोटी नोटबुक भर गई आपकी, तो एक तो किताब हो गई और उस नोटबुक को भी आपने भर दिया। ऐसे नहीं करना। किताब से किताब नहीं बनानी आपको। उसकी या तो किस किताब में हाईलाइट कर लो, या फिर कोई इक्के दुक्के जो पॉइंट है आपको याद नहीं हो रहे वो आप नोटबुक में उतार सकते हो। दूसरी चीज़, यूट्यूब पर भटकाव बहुत ज़्यादा है। मान लो आप कोई भी देख रहे हो चीज़, कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हो, तो जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो और भी वीडियोज़ नीचे आते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस वीडियो को तो छोड़ देते हैं और दूसरा वीडियो चला लेते हैं, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर तीसरा चला लेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, भटकना नहीं है बिल्कुल भी। एक जगह रहना है, स्थिर रहना है, निरंतर रहना है, मेहनत करते जाना है। सब समझ में आ गया क्या? इसके अलावा डेली सोते समय अपने को अपनी तैयारी का क्या करना है? एनालिसिस। कैसे करते हैं? आज कितने टॉपिक्स मैंने पढ़े, कितने क्वेश्चंस मैंने करे, कितनी गलतियां मैंने सुधारी। पिछले 2-5 दिन में मैं पढ़ रहा था तो मेरे ये गलतियां मेरे सामने आ रही थी, उसमें से मैंने कितनी गलतियां मैंने सुधारी। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। समझ में आ गया क्या? तो सिलेबस कंप्लीट करना है 6 से 8 महीने में। उसके बाद में आपको ये गलतियां नहीं करनी है, ये चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। डेली सोते समय एक चीज़ आपको ये भी करनी है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। देखो, बुक्स की बात करूं, सबसे पहले जीके के लिए, हिस्ट्री के लिए, कल्चर के लिए, ज्योग्राफी के लिए मैं जो सबसे पहले प्रेफर करूंगा वो करूंगा 6ठी से लेके 10वीं तक की जो राजस्थान अध्ययन की किताब आती है
उसको तो ध्यान रखना ही रखना है, वो तो पढ़नी पढ़नी है। उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो करने ही करने हैं। उससे आपको नए पैटर्न के अनुसार आप किस प्रकार प्रश्न बना सकते हैं वो प्रश्न भी आपको बनाने ही बनाने हैं। इसके अलावा NCERT, जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस वाले जो L2 के हैं उनको क्या करना है, NCERT पढ़ना चाहिए, क्योंकि NCERT ही सब क्वेश्चनों का बेसिक होता है, आधार होता है। तो ये तो ध्यान रख लेना, मैं पहले अलग से ही बता रहा हूँ इनको, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आपको रखनी ही रखनी है। और अभी आपके पास में खूब टाइम है, ये चीज़ें आप ला के पढ़ सकते हो। बाद में जब एग्जाम के 6 से 8 महीने रह जाते हैं फिर अपने पास में कंटेंट हो जाता है बहुत सारा और फिर टाइम हो जाता है कम, और फिर अपन क्या हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। तनाव आने के बाद में पढ़ाई नहीं होती है। समझ में आ गया? अब मैं आता हूँ बुक्स पर और यूट्यूब चैनल्स पर। रीट L1 L2 मेंस के लिए ही ये, ठीक है ना। प्री के लिए, प्री में 1-2 सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे रीट प्री वालों के लिए EVS बच जाएगा और संस्कृत बच जाएगी, तो मैं उसको पीछे बता दूंगा। बाकी सब सब्जेक्ट सेम ही है, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग रीट L1 वालों के लिए अलग बताऊँ, L2 वालों के लिए अलग बताऊँ, ठीक है ना। राजस्थान हिस्ट्री की बात करूँ तो आप दीनदयाल की बुक ला सकते हो, और GGD नाम से एक यूट्यूब चैनल है, गौरव ज्ञानधारा करके, वहाँ से आप पढ़ सकते हो राजस्थान हिस्ट्री। अभी सर शायद मेरे ख्याल से RBSC की बुक्स कंप्लीट करवा रहे हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हो। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में स्प्रिंग बोर्ड के सर है विजय सिहाग सर, उनकी बुक आती है, वो आप ला सकते हो, अच्छी बुक है पढ़ने के लिए। और यूट्यूब चैनल भी इन्हीं का है, इन्होंने बहुत सारी मैराथन के माध्यम से उन टॉपिकों को समझा भी रखा है, तो आप इन्हीं से समझ सकते हो और इन्हीं से क्या कहते हैं बुक भी इनकी ला सकते हो। कल्चर की बात करूँ तो कल्चर के लिए आप दीनदयाल की बुक ला सकते हो, और 9-10 की जो RBSC की राजस्थान अध्ययन किताबें हैं वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा GGD जो गौरव ज्ञानधारा चैनल है उससे आप वीडियोस भी देख सकते हो, समझ भी बना सकते हो। राजस्थानी भाषा की बात करूं तो राजस्थानी भाषा आई थिंक 9वीं-10वीं किताब में भी होगी, है ना। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो ले आना। और राजस्थानी भाषा देखो ऐसा सब्जेक्ट है, आप बहुत सारे लेखक, बहुत सारी उनकी रचनाएं आपको मिल जाएगी, तो बहुत सारी पढ़ने बैठोगे तो कन्फ्यूज होगे, इसलिए ज़्यादा आपको इस टॉपिक में ज़्यादा ध्यान देना है PYQs पर। और यूट्यूब पर क्या देखना है, यूट्यूब पर भी आप MCQ वीडियोज़ जो PYQ वीडियोज़ है वही देखोगे सर्च करके, ठीक है ना। इसमें कोई पर्टिकुलर मैं नाम नहीं बताऊंगा कि इस टीचर का, आप देख लेना 2 से 5, 10, 15, 20 वीडियो देख लेना, आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद होने लग जाएगी, ठीक है ना। दूसरा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और RT। इसके लिए जो मैं बुक बताऊंगा वो है अवनी पब्लिकेशन की। अब बहुत सारे आप ला रखे होंगे बुक्स, ठीक है ना। ये जो भी मैं बुक्स बता रहा हूँ बहुत सारे आप ला भी रखे होंगे बुक्स से। तो देखो ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ आप अपनी बुकों को छोड़ के, अपनी किताबों को छोड़ के आप ये वाली लाओ और ये पढ़ने लग जाओ, नहीं। आपके पास में जो भी है, जैसे मैंने बताया दीनदयाल की, तो दीनदयाल की अगर आप नहीं लाई अब तक, या है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसके अलावा मान लो आपके पास जो भी बुक है आप जिससे पढ़ रहे हो, आपको उसी के ऊपर विश्वास रखना है। क्योंकि बुक के बारे में मैं एक फैक्ट बता देता हूँ आज आपको, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो प्रत्येक किताब के 80-90% जो भाग होता है वहीं से आते हैं, और वो जो 80-90% जो भाग होता है वो प्रत्येक किताब में होता ही होता है। ध्यान रख लेना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि फला इस किताब में था, इस किताब में नहीं है, वो सब में मिलेगा, ठीक है ना। तो कहाँ थे अपन, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, RT, ये सब चीज़ें आपको अवनी पब्लिकेशन से पढ़ लेनी है, या फिर कलाम की बुक आप ला सकते हो, और GGD गौरव ज्ञानधारा जो चैनल है वहाँ से आप वीडियोस भी देख सकते हो। करंट है, करंट की नानक क्लासेस की क्लास ले सकते हो, 3 महीने की बुकलेट ला के आप पढ़ सकते हो। शायद पिछली बार भी 1-2 या 2-3 क्वेश्चन आए थे, है ना। टीचिंग मेथड्स है, टीचिंग मेथड्स फर्स्ट रैंक की सबसे बढ़िया बुक आती है टीचिंग मेथड्स की, और इनको अच्छे से समझना है यूट्यूब पर तो कन्या एजुकेशन करके जो सर साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, यही सर टीचिंग मेथड्स भी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और साइकोलॉजी की बात करूँ तो यही सर आपको साइकोलॉजी पढ़ाएंगे यूट्यूब पर, बहुत अच्छी साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे समझ के साथ में पढ़ा रहे हैं। जिसको फ्री में साइकोलॉजी पढ़नी है बहुत अच्छी समझ के साथ में, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स इन्होंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पर इन्होंने क्या कर रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसकी प्रिंट निकलवा सकते हो। आप नोट्सों को नहीं पढ़ना चाहते तो अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है, आप वो बुक भी ला सकते हो, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल भी है, नोट्स भी है, बुक भी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा IT है, 9th क्लास की एक बुक आती है NCERT की, शायद पता नहीं NCERT की आती है RBSC आती है, लेकिन एक बुक आती है 9th क्लास की कंप्यूटर की, आप वहाँ से पढ़ सकते हो अपने सिलेबस को देख के कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक उसमें नहीं है, ठीक है। एक शाब्दी पब्लिकेशन की बुक आती है, मान लो ये समझ में नहीं आया तो शाब्दी पब्लिकेशन की बुक ले आओ, बाकी इसके क्वेश्चंस ज़्यादा करो, ठीक है। साइंस है, अब मैं बात करूँगा L2 वालों के लिए जिनके साइंस है, L1 और L2 दोनों के, तो NCERT से पढ़ो। कलाम की बुक आती है, या तो NCERT या कलाम, ठीक है। और एक EG साइंस करके यूट्यूब पर चैनल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मैथ्स की बात करूँ तो नरेश सर हैं, कृष्णा सर हैं, राकेश यादव सर हैं। नरेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रीट के लिए,
कृष्णा सर के यूट्यूब पे आपको क्वेश्चंस के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और मैं कहता हूँ 300-400 रुपये लगा के अगर आप जैसे L2 वाले हैं, अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं, ढंग की मैथ पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो मैं कहता हूँ 300-400 रुपये लगा के आप कलाम का कृष्णा सर का मैथ का कोर्स ले लो। ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मैंने भी नहीं से पढ़ा था, ठीक है ना। बाकी फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो वो राकेश यादव सर की बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर अच्छे से समझा रखा है उन्होंने, सब चीज़ आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बात करूँ SST वालों की, SST के लिए बुक आती है दक्ष की सभी सब्जेक्ट की बुक आती है अलग अलग, वो आप ला सकते हो। टीचिंग मेथड्स की बुक भी आती है। और बात करूँ यूट्यूब चैनल की, तो यूट्यूब पे आप प्रत्येक टॉपिक को पर्टिकुलर सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स का जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उसको यूट्यूब पर सर्च करके उसकी 1-2 क्लासेस देख सकते हैं। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, बता रहा है, तो आप उसी क्लास को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब मैं बात करूँ L1 में जो विद्यालय विषय आते हैं उनकी हिंदी नवीन व्याकरण की जो बुक आती है 9 से 12 तक की, वो लानी है यूट्यूब पर। आप सुनील सर को देख सकते हैं, उनकी क्वेश्चंस की बहुत सारी क्लासेस हैं, क्योंकि आप यहाँ से कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप यहाँ आराम से बहुत सारे यहाँ से कर सकते हैं। और भी टीचर से जो क्वेश्चंस पढ़ा रखे हैं वो भी देख सकते हैं। इंग्लिश है, देखो इंग्लिश चाहे आपके L2 में इंग्लिश हो, चाहे आपके L1 में हो, चाहे आपके प्री में हो, मेंस में हो, किसी भी प्रकार की हो, आप पवन गोस्वामी सर है यूट्यूब पर, इनका खुद का ऐप भी है, खुद ये पढ़ाते हैं, इनसे पढ़ सकते हैं। इन्हीं की बुक भी आती है और ये सब कुछ पढ़ाते हैं, ग्रामर, पेडागोगी, क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, वोकैब सब आती है इनके बुक के अंदर, भी पढ़ाते भी सब हैं। इसके अलावा कोई चाहे कि नहीं मैं तो नीतू मैम की बुक लाऊंगा, तो नीतू मैम की बुक भी ला सकते हैं, समझे यहाँ से सकते हैं आप चीज़ें, ठीक है। मैथ्स के लिए, साइंस के लिए मैंने ऊपर बताई दिया आपको विद्यालय विषय। सामाजिक अध्ययन की बात करूँ तो नरेंद्र दान चारण की एक बुक आती है सर की, वो बुक आप ला सकते हैं। और इन्हीं का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप चीज़ें समझ सकते हैं और उन पर समझ बना सकते हैं, ठीक है। ये बुक्स और यूट्यूब चैनल्स और टीचर्स मैंने आपको बता दिए। अब रहते हैं प्री के 1-2 सब्जेक्ट, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। उसके अंदर देखो ये EVS मुकेश पंचोली सर पढ़ाते हैं L1 प्री के लिए, और इन्हीं की बुक भी आती है, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। संस्कृत साफल्यम की जो बुक आती है वो ले आ सकते हैं। एक किरण चौधरी मैम है यूट्यूब पर, इनका चैनल भी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं।